नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी हरीश गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द इंडियन पल्स में, जहां हम बात कर रहे हैं बजट 2022 पर। दोस्तों, बजट 2022 को लेकर के मार्केट के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ में हमारी चर्चा चलती रही है। उन लोगों की इस बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, वो सभी उम्मीदें हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद सीए ब्रांच के सेक्रेटरी डॉक्टर सीए अमित तिवारी जी। अमित तिवारी जी एमएसएमई फाइनेंस में पीएचडी हैं और आज हमारे साथ चर्चा करेंगे एमएसएमई के उन इश्यूज पर जिन इश्यूज को लेकर के एमएसएमई एक्सपेक्टेशन रखती है गवर्नमेंट से कि इस बजट में उनके लिए कुछ राहत पैकेज आ जाए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो एमएसएमई को लेकर के सरकार लगातार प्रयास करती रही है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने इस प्रयास में लगातार विफल ही नज़र आ रही है और आज भी एमएसएमई सेक्टर को ये उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ खास आएगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो क्या आप कैसा महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल हरीश जी, आपने बहुत सही कहा है। एक्चुअली एमएसएमई सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता है भारत में, मोर देन 110 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और कोविड 2020 में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई सेक्टर रहा है तो एमएसएमई सेक्टर रहा है। कोविड के बाद जो ग्रोथ हुई है, डेफिनेटली हमने देखा कि कुछ समय के लिए इकोनॉमी वी सेफ रिकवरी ली, लेकिन उसमें जो बड़े सेक्टर्स थे वो काफ़ी फास्ट गए, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को दिक्कत हुई है। तो गवर्नमेंट ने राहत पैकेज भी दिया। उसके साथ समस्याएं क्या आई कि जिसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा समस्या आई कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई, कहीं न कहीं उनकी प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया। जैसे मैं बात करूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट इंटरेस्ट हैं उसमें उससे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ईएमआई, मतलब जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई वो एनपीए को रोकने के लिए या लोन को सही करने के लिए ज़्यादातर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। लेकिन सर, यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि हुआ क्या कि पीछे सरकार जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी उस समय भी इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। लेकिन उस पैकेज को कागजों पर तो हमने देखा, वो कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड लेवल पर वो नीति फेल होती नजर आई। मैं वही कह रहा हूँ कि जो तौर तरीका है उसके इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें बड़ा गैप है। केवल एनपीए को सही करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ना कि उनको लिक्विडिटी देने के लिए। जो एमएसएमई सेक्टर के पास लिक्विडिटी की कमी है ताकि वो रीस्टार्ट कर सकें, वो नहीं किया गया। और उसके बाद से जैसे रिस्ट्रक्चरिंग हुई, अब फिर ये भी प्रेडिक्ट नहीं किए कि कोविड कि उसका सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो जो मोराटोरियम देना था उन्हें और बड़ा करना था, क्योंकि उस समय बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसकी रीपेमेंट की डेट अभी आ गई और फिर जो है बिल्कुल, और सेक्टर रिफॉर्म कर नहीं पाया। हाँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इंटरेस्ट में कहीं सब्सिडी देनी चाहिए। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं आ रहे हैं 9 और 10% के आसपास आ रहे हैं, जो कि डबल हैं या फिर 1.5 गुना है, तो वो कम होना चाहिए। दूसरा, जो रीपेमेंट का शेड्यूल है वो लंबा होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ, अगर आज के डेट में मेरा जो सजेशन होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर को, कि इस केस में जो DSCR 1 पे कर दे रहे हैं, DSCR 1.5 से ज़्यादा डेफिनेट रखें, सो दैट अगर टेन्योर लंबा रहेगा तो ये इंश्योर कर पाएंगे कि इनका कैश फ्लो सही रहेगा और इससे रीपेमेंट होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोलेट्रल, उसी कोलेट्रल पे इनको लिक्विडिटी के जो टर्म्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको थोड़ा सा, अगर लग रहा है कि इंडस्ट्री जो ग्रो करने वाली है उनके पास प्लानिंग सही है, तो उस पर एडिशनल सिक्योरिटी लिए बगैर उनको फंड करना चाहिए। सर, एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये जो आप डीएसआर की बात कर रहे हैं, ये डीएसआर क्या होता है? डीएसआर एक बार मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो है कि जो हमारा लोन रीपेमेंट की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये मिला करके मेरे पास जो कैश फ्लो एक्रूवल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि जो मेरा कैश फ्लो अवेलेबल रहेगा रीपेमेंट के लिए, तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का दोगुना होना चाहिए, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं।
इससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि फेलियर के चांसेस कम होंगे, कम से कम 1 तक तो आ ही जाएगा और वो कैश क्रंच में नहीं आएगा। मतलब जो रीपेमेंट है उसका, हाँ, वो रीपेमेंट करने की स्थिति में रहेगी जो एंटिटी है। करेक्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसको टेन्योर को लंबा करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करें, कंडीशन को लिबरलाइज करें। ये तो बात हुई बैंकिंग की कि फंडिंग को कैसे करें। उसके अलावा गवर्नमेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन और भी हैं। अगर हम देखें कि एमएसएमई सेक्टर इस समय काफ़ी अफेक्टेड है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट सुधार पे सुधार या रिफॉर्म किए जा रही है। कोई मरीज अगर आईसीयू में है, उसके बाद अब उसका ऑपरेशन, मतलब अगर वो बीपी और शुगर उसका बढ़ा है तो उस समय आप ऑपरेशन को डिफर करते हैं। तो इस समय बहुत सारी चीज़ों को डिफर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को चाहिए कि इम्यूनिटी दे 1 आध साल के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए। जो कंप्लायंस पे डेडलाइन के बाद से प्रीवियस डेट से पेनल्टी आती है, हम जो चीज़ों को तो कम से कम उस पर उनको छूट मिलनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है, उनके पास बड़ी टीम नहीं होती है बताने के लिए। तो एटलीस्ट मैं अगर कोई पार्टनरशिप में जाऊं या मैं कंपनी में जाऊं तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स रेट अलग नहीं होने चाहिए। अगर कारपोरेट के लिए 25% है, पार्टनरशिप के लिए 30% है, तो वो इक्वल हो। मेरा जो डिसीजन है वो कहीं टैक्स रेट के कारण नहीं हो। तो सर ऐसा तो हमारे पिछले एक्सपर्ट्स भी कहते ही आ रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट का टैक्स रेट है और इसका टैक्स रेट में वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये नोट करना चाहिए कि जो एमएसएमई का कंसर्न है, चाहे तो टैक्स रेट की सिमिलरिटी को लेकर के, चाहे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के, ये सब यहाँ पर जरूरी है। और ये इस आने वाले बजट में या जो आगे भी बजट आ रहे हैं, इन सब बजट में ये रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है, जैसा कि हम सर से बात कर रहे हैं और सर का भी इसी बात पर जोर है कि ये बातें इनकॉर्पोरेट हों इन आने वाले बजट में। एमएसएमई सरकार की तरफ इसी उम्मीद से देख रही है। सर आप बताएं। हाँ, और 1-2 चीज़ें और थी हरीश जी। मेरा मानना था कि अभी जो चेंजेस हुए हैं एमएसएमई सेक्टर के, नहीं बिजनेस का जो सिनेरियो चेंज हुआ कि 2-3 सालों में लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा गए। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेफिनेटली वो लॉस में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई तरह की छूट देते हैं। साइकोलॉजिकल लगता है कि हमको इस पे जाना चाहिए। तो जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार उससे प्रभावित हो रहा है, उनका कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि उनको, अगर कोई कंपनी जो लगातार घाटे में जा रही है, 400-500 करोड़ के घाटे में है, तब भी वो लॉस पे बिजनेस कर रही है, उसका चेक हो लॉ के थ्रू, सो दैट हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है वो सर्वाइव कर सके। तीसरा चीज़ अगर आप देखेंगे कि इसके पहले क्षेत्रवार जहाँ पे कि कम डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड एरिया था, हिल स्टेशन जो हिली एरिया था या बैकवर्ड एरिया था, वहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए स्टेट से और सेंटर से दोनों तरफ से सब्सिडी मिलती थी, कई तरह के इंसेंटिव्स मिलते थे। जीएसटी में उसको लगभग बंद कर दिया गया है, जो पहले वैट और एक्साइज रिजीम में था। तो गवर्नमेंट को उसको भी शुरू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी इंसेंटिव दे। तो इस ढंग से कई योजनाएं आप केवल लोन के कारण ही नहीं और उस लेकर के आएंगे, तब जा कर के इंडस्ट्री रिवाइव कर पाएगी। इनको चाहिए कि अगर कोई कोविड प्रभावित व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिस फैमिली में कोविड से कोई डेथ हुई है, उनके डिपेंडेंट को कोई एम्प्लॉयमेंट में ला रहा है, तो उसको, ऐसे लोगों को थोड़ा सा छूट ज़्यादा मिले किसी भी चीज़ को एडिशनल एक्सपेंस अलाउ हो करने के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली वो स्किल लेबर नहीं होगा तो और इसके अलावा इनके मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का काम करना चाहिए। सर लगातार ही मार्केट में बात हो रही है इन्फ्लेशन को लेकर के, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल कंसर्न है वो ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें अपने कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो मार्केट में एक सप्लाई फैक्टर इंक्रीज होता है, जिससे क्या होगा कि जो डिमांड का प्रेशर है वो डिमांड का प्रेशर कम होगा और जो रेट इस समय हाई चल रहे हैं वो रेट कहीं ना कहीं नीचे आएंगे। एग्री। और ये सभी तभी हो सकता है जब, जैसा आप बता रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर बूम करे, कुछ चीज़ों पे जहां हम टोटली डिपेंडेंट हैं,
या हमारा ट्रेड बैलेंस नहीं है, हम उसको इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूसिव एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि हमने देखा कोविड पीरियड में हमने लोगों को दिया मास्क बनाने के लिए, ग्लोव्स बनाने के लिए, और हमारे इंडस्ट्री ने उसको प्रूव किया। तो उनके लिए रिजर्व करें कि ये सेक्टर इस एमएसएमई के लिए रिजर्व किया जाता है। इनको हम लैंड अवेलेबल कराएंगे कंसेशन में, उनको टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन में करेगी, फाइनेंस में करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि डाउन द लाइन हमारे पास डेफिनेटली हम इससे एक तो फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जैसे कि अभी गवर्नमेंट प्लान भी कर रही है कि चिप बनाने के लिए, जिसके कारण कार की इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, लेकिन इस पर करना चाहिए ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बूस्ट करे। सर एक छोटा सा सवाल और है मेरा, क्योंकि आप कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो किसानों के लिए ये बजट कितना खास रहने वाला है? कुछ उम्मीदें किसान लगाकर बैठे हैं इस बजट से, क्योंकि चुनावी बजट है और किसानों को इसमें कुछ पैकेजेस मिलने की संभावना है। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी प्रकाश डलवाना चाहूँगा कि किसानों के लिए ये बजट कुछ अच्छी उपहार लेकर आने वाला है या फिर ठीक ठाक ही रहने वाला है? सर अगर पिछले 5 सालों से आप देखें तो जो बजट था वो किसानों के लिए ही बनाया गया था, श्रृंखलाबद्ध तरीके से किसानों के लिए बजट बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा उम्मीद जो कृषि सुधार कानून तीनों आए थे उसको लेकर के थी, तो उसके कैंसिलेशन के बाद से, उसके रिपीलमेंट के बाद से डेफिनेटली निराशा हुई है। तो चूँकि चुनावी वर्ष है, जैसा आपने सही कहा, तो डेफिनेटली एमएसएमई के लिए बहुत सारे एमएसपी के लिए लोग बात कर रहे हैं, तो एमएसपी पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमेटी गठित की है, उस पर कुछ घोषणा कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बजट के माध्यम से किसान कृषि क्षेत्र को हम और बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अलग समस्याएँ हैं। जो जितनी गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम लाई वो किसानों तक पहुँची नहीं है, या उससे किसान अवेयर नहीं है। जैसे किसान तीनों कृषि कानून से अवेयर नहीं थे, वैसे ही जैसे 2017-18 में गवर्नमेंट ने जीरो बजट फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाया था, एफपीओ को 200 करोड़ के फंडिंग के लिए छूट दी थी, लेकिन क्या कोई किसान या किसी क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाए? क्योंकि किसान की समस्या है कि उसके प्रोडक्ट का, उसको उत्पाद का उसको मूल्य नहीं मिलता है। और मूल्य कब मिलेगा? जब वो उपभोक्ता के पास डायरेक्ट जाएगा। हमारे यहाँ होल्डिंग 1.5 एकड़ से कम की है, तो ऐसे में किसान के पास उपज कम होती है, वह डायरेक्ट नहीं जा सकता है बिना एफपीओ, बिना समूह के माध्यम से। तो उसको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के साथ आपको टेरीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशिकल्चर और डेयरी में भी आना पड़ेगा, तब जा करके। और किसी एक एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ आलू की पैदावार होती है, तो अगर 100 किसान मिल करके वो काम करते हैं, तब वो रिलेटेड इंडस्ट्री लगा पाएंगे और उपभोक्ता के पास डायरेक्ट जाएंगे, तब उनको सही मिल पाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को केवल ये है कि जागरूकता कैसे फैले, किसान उसके प्रति आकर्षित हो, उत्साहित हो, उसमें आएँ और समूह खेती करें, जीरो बजट फार्मिंग की तरफ जाएँ। तो ज़्यादा है कि योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो सर इस बात को तो देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मान चुके हैं कि बजट कृषि कानून तो अच्छे थे, लेकिन हम उन्हें बेहतर ढंग से समझा नहीं पाए। तो अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं रही, दोनों ही लोगों के बीच में गैप रहा। सरकार जो चाहती थी और किसान जो चाहते थे, लगभग दोनों समान ही थे, लेकिन फिर भी कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो कृषि कानून अनफॉर्चुनेटली वापस हो गए। खैर ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, हम लोग तो बजट पर चर्चा कर रहे हैं और बजट में क्या खास आने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पर सर के साथ में हमारी जो बातें हुई, बहुत ही अच्छे विचार सर ने अपने रखे। इनके ओपिनियन को लेकर के आप लोग भी सहमत हो सकते हैं, आप लोग इनके ओपिनियन को लेकर आप लोग भी सहमत होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, क्योंकि बजट 2022 के इस विश्लेषण में जो प्री बजट एनालिसिस हमारी चल रही है, इसमें आपके लिए बहुत कुछ खास है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी और हैं जिनके साथ हम बजट की इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।